हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ई चांद। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 विद एग्जांपल सॉल्व कर ली थी। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर सम एंगल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री एंड देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं। तो इन सबको एक साथ याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए स्टार्टिंग में हो सकता है, बट हाँ विद टाइम आपको क्या हो जाएगी, ये सब चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी। बट अभी के लिए आप ये सब चीजें कैसे याद रखोगे, इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ दो मेथड जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं साथ में, और जो मैं यहाँ पे कराऊंगी आप उसे नोट डाउन करें ताकि आप उसे बाद में 2-3 बार रिवाइज कर सके और फिर ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी टेबल, आप कभी नहीं भूलने वाले। फिर आपको करना क्या है, सिर्फ 2 से 3 बार ये चीज रिवाइज करनी है, उसके बाद आपको नहीं देखना। पर इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, एक बार टाइम देकर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इसका कॉन्सेप्ट, ये इसकी वैल्यूज को हम निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 45 डिग्री के लिए कैसे वैल्यूज निकालते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। अगर आपने एक बार पहले ये समझ लिया, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कभी नहीं भूलने वाले हो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। तो बिना कुछ देरी करे आप अपनी कॉपी और पेन लेकर आ जाइए और मेरे साथ ये नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो हम बिना कुछ देरी करे आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किस एंगल्स के लिए वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे 45 डिग्री के लिए। सबसे पहले ये देखेंगे कि 45 डिग्री में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है जिससे ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकल जाती हैं। तो आइए, ये रहा हमारा एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मैं ये बना लेती हूँ, बी पर राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैं ए ले लेती हूँ एंड दिस इज सी। इफ एंगल बी इज 90 डिग्री, मैंने क्या बोला बच्चों, इफ एंगल बी इज 90 डिग्री, तो एंगल ए एंड एंगल सी को हमें निकालना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक एंगल, एंगल बी 90 डिग्री हो चुका है तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमेशा होगा, क्योंकि अगर एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ये चीज हमेशा होगी, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हो चुका है तो ये जो बाकी के दो एंगल बचे इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऑफ कोर्स जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो अब एक एंगल 90 डिग्री हो चुका है तो 180 माइनस 90 करोगे ना तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर द एंगल 45 डिग्री। तो हम 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम एंगल ए को 45 डिग्री ले लेते हैं। If angle A is 45 degree, can you tell me about the angle C? Angle C की क्या वैल्यू होगी? Yes, अगर एंगल A 45 डिग्री है, then मैं 90 में से 45 माइनस कर दूंगी तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 ही आ जाएगा। सेम एंगल बनेंगे। Am I right? एंगल A is equal to एंगल C, ये भी 45 डिग्री होगा एंड ये भी होगा, क्योंकि हम किसके लिए वैल्यू पढ़ रहे हैं, फॉर द सम स्पेसिफिक एंगल। फर्स्ट हमारा है 45 डिग्री, इसमें मैंने क्या किया, एक एंगल को 45 डिग्री ले लिया तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कर लोगे इससे, ठीक है। इतना आ गया। इसमें आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देन कैन आई से दैट एंगल सॉरी साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो ए बी है ये बी सी के इक्वल होगी। सोचिए, इसमें ये जो ट्राइंगल है, अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड दिस वन एंड दिस वन क्या होगी, इक्वल होंगी। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। आई थिंक ये आपको पता होगा पहले से, राइट। अगर नहीं पता है तो आपको ये चीज 9th क्लास में आपने ढंग से इसका मतलब नहीं पढ़ा है। क्या, अभी मैंने आपको बता दिया, अब तो आपको पता चल गया होगा कि अगर एंगल, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर एंगल सेम है तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, वो हमेशा इक्वल होंगी, और इसका वाइस वर्सा भी होता है। नाउ अब अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ बेटा, अगर मैं ए बी और बी सी का रेशियो निकालू, मैंने क्या बोला, अगर मैं ए बी और बी सी का रेशियो निकालू तो क्या वो हमेशा 1:1 नहीं आएगा।
अगर मैं इसको 6 सेंटीमीटर ले लेती हूँ ए बी को, और बीसी को भी मैं 6 सेंटीमीटर ले लेती हूँ और इनका रेशियो निकालने की कोशिश करती हूँ, तो क्या हमेशा 1 नहीं आएगा, 1:1 नहीं आएगा? बोलो, आएगा ना? चाहे मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लूं, इसका अगर रेशियो निकालोगे, क्योंकि सेम ही वैल्यू है तो आपस में कट जाएंगी और हमारे पास रेशियो क्या आएगा, 1:1 ही आएगा। तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ सबसे छोटी वैल्यू कि जो ए बी है उसको मैं 1 मान लेती हूँ और बी सी है मैं उसको भी 1 मान लेती हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए सी की वैल्यू क्या आएगी? मैंने इसकी सबसे छोटी वैल्यू को मान लिया, इसे आप 2 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, बट मैंने सबसे शॉर्टेस्ट मानी है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने लेके चली है, ताकि वो आगे किसी भी चीज में अप्लाई हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 जो है वो किसी के भी इक्वल हो सकता है, 7 के इक्वल हो सकता है, 15 क्या पता 20। तो अगर ए भी 20 होगा तो बी सी भी 20 होगा, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। अब यहां से हम ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम यहां से निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, ये परपेंडिकुलर ये बेस दोनों सेम है, तो 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, और फिर हम स्क्वायर को इधर राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो एसी की वैल्यू क्या √2 नहीं आ जाएगी? बोलो, अगर इस आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप साइड में कैलकुलेशन करिए, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आगे ये 2 आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेकर आओगे तो ये √2 बन जाएगा। बोलो, एसी की वैल्यू क्या √2 नहीं आ गई? आ गई? इतना समझ में आया बच्चों आपको? अगर इतना समझ में आ गया फिर आगे का बिल्कुल इजी हो जाएगा, राइट? अब क्या करेंगे हम, अब इसका जो रेशियो आ चुका है वो निकालेंगे। मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था कि आप इसे डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, आपको इजी पड़ जाएगा। तो 45 डिग्री एंगल के लिए आप क्या करोगे, इसका जो रेशियो है वो याद रखोगे। क्या होता है रेशियो, 1,1,√2। मुझे जरा ये बता दो कि मैंने आपको इसमें से एक चीज बताई थी कि जो सबसे बड़ा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइपोटेन्यूज क्या है, एक किंग है, वो कभी भी छोटा नहीं होता, वो सबसे बड़ा रहता है, वो हर किसी से क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो यहाँ पे 1,1√2 में से सबसे बड़ा कौन सा है? √2 बड़ा है, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, तो ये 1 से तो बड़ी है ना। तो ये जो √2 है ये क्या है, ये सबसे इन तीनों में सबसे बड़ा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा, हाइपोटेन्यूज को। और ये जो है 1 एंड 1, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है, दोनों ही सेम है, किसी को भी मान लो, दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो परपेंडिकुलर चाहे इसे मानो तो बात एक ही है। और ये क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो हम ये बात समझ चुके हैं कि चाहे तो हम चाहे ये वाला एंगल लें चाहे ये वाला एंगल लें, दोनों ही क्या है, 45 डिग्री है, और 45 डिग्री के लिए ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यही वाला कंसीडर कर लेते हैं, इसके सामने वाली साइड ये कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, बेस। अगर आप एंगल सी वाला भी लेते हो तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। समझ पा रहे हो ना? अब क्या करोगे, इसके लिए बस आपको ये चीज याद रखनी है, 1,1√2। 1,1√2 आई कैसे, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री, दोनों एंगल सेम होंगे तो साइड इक्वल होंगी, इसीलिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1:1 आ रहा है। और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज √2 हो जाएगी। कैसे हुई, ये हमने यहाँ पे इस ट्राइंगल के थ्रू समझ लिया। ठीक है, अब इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बच्चों मैंने आपको बताया था PBP, HH हर हर बोले, पंडित बू का प्यासा हर हर बोले, इसको हम यहां से बना लेंगे और यहां से बस इसकी वैल्यू निकालते चले जाएंगे। अगर हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो साइन 45 क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया तो कि जो साइन और कॉस की एंगल की वैल्यू होती है वो 1 से छोटी या 1 के इक्वल होती है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये डिनोमिनेटर में आता है, और जब डिनोमिनेटर में कोई चीज ग्रेटर होती है देन न्यूमरेटर तो उसकी वैल्यू क्या आती है, लेस देन 1 आती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो। खैर, अब यहाँ पे देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, रूट। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2।
√2। ऐसे ही आप cos 45 डिग्री की वैल्यू निकाल दोगे। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस भी क्या है? 1 और हाइपोटेन्यूज भी क्या है? √2। tan 45 डिग्री की वैल्यू निकाल दोगे, क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। p भी 1 है, b भी 1 है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 आ जाएगी। वेरी सिंपल। cosec 45 डिग्री की वैल्यू निकाल दोगे। cosec 45 किसका रेसिप्रोकल होता है? बताइए। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सिन, साइन का। हमने सिन करके कोस रहा है हमें कोई, तो इसका मैंने आपको ऐसे याद कराया था ना, तो सिन करके कोस रहा है, तो कोसेक 45 का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। तो साइन की वैल्यू अगर 1/√2 है, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, क्या आएगा यहाँ पे? पहली बात तो यहाँ पे लिख लो पहले, h अपॉन ये क्या हो जाएगा? p। इसी का रेसिप्रोकल करना है, किसका? साइन 45 डिग्री का ही रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, h की वैल्यू क्या है? √2, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 1, तब भी क्या आएगी? √2 ही आएगी। अब sec 45 डिग्री की वैल्यू निकालो। sec 45 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। cos तो होता है ना रेसिप्रोकल, तो ये अगर 1 अपॉन √2 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? √2 आ जाएगी, राइट। अब अगर मैं cot की वैल्यू निकालूं, cot 45, तो cot 45 डिग्री क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस बाय p। तो b भी 1 है, p भी 1 है। अब इसका tan 45 का रेसिप्रोकल करोगे तो हमें cot मिल जाएगा, क्योंकि tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot, वाइस वर्सा। तो हम क्या करेंगे? b अपॉन p निकाला 1/1, तो cot 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 आ गई। तो ये 45 डिग्री के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज है। इसको देखो, ये बहुत इजी है, आपको ये चीज याद रखनी है। आप अपनी आंखें बंद करिए और इस जो ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया ना एबीसी, इसको अपने दिमाग में डालिए कि दो एंगल सेम है, साइड इक्वल है और रेशियो क्या बन रहा है? 1/√2। अपने दिमाग में धीरे धीरे टाइम दीजिए। जब हम कोई नई चीज याद करते हैं ना, तो हमारा माइंड थोड़ा सा टाइम लेता है, याद तो हो जाती है, पर आपको अगर आप उसको रूट से याद करोगे ना, जो उसकी जड़ें हैं, जड़ों से उसको समझोगे, तो आपको वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। तो अगर आप अपने दिमाग में ये सोचते हो कि हाँ 45 डिग्री की एक्चुअली में हमने वैल्यूज कैसे निकाली, तो आप अपने दिमाग में सोचो, अपने ये ट्राइंगल बनाओ, रेशियो बनाओ 1/√2। p और b दोनों सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज √2 होता है, और फिर धीरे धीरे से आपको याद, साइन और कॉस कैसे इनकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, नीचे क्या आता है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज आता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है? √2, ऊपर परपेंडिकुलर या बेस आएगा तो 1/√2। अब यहाँ पे देखिए, इसको एक तरीके से और याद रख सकते हो कि जो साइन 45 और ये देखिए साइन 45 में कॉस 45 डिग्री की वैल्यू सेम है, 1/√2, 1/√2। याद करिए, ये 45 डिग्री एंगल के लिए साइन 45 और कॉस 45 दोनों इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? 1/√2। अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हाँ साइन 45 कॉस 45 क्या होते हैं? 1/√2। आंखें बंद करके मेरे साथ बिल्कुल रिपीट करिए अपने साथ साथ कि साइन और कॉस 45 डिग्री दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। अब यहाँ से देखिए tan 45 और cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये देखिए ये रही 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसमें परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, तो दोनों कट जाएंगे और इसमें 1 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 के अलावा कोई और भी वैल्यू हो, तब भी 1 ही आएगा। समझ पा रहे हो ना? तो अब ऐसे ही अपने दिमाग में फिट करते चलो इन्हें, धीरे धीरे फिट करोगे, अभी फिट हो जाएगी, तुम्हें अभी के अभी लर्न हो जाएगी साइन ये एंगल 45 डिग्री के लिए सारी वैल्यू अपने दिमाग में एकदम से फिट कर लो, इसे कॉपी में नोट डाउन करो, ताकि जब आप अगली बार रिवाइज करो तो तुरंत देख लो, अच्छा ये ऐसे है, इस 45 डिग्री एंगल के लिए ये रेशियोज बनती है, तो आपके दिमाग में एकदम से वो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब ऐसे ही कोसेक 45 और सेक 45 डिग्री के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? √2 आएगी। अब अगर साइन और कॉस के लिए 1/√2 है, आप अपने दिमाग में डालिए, साइन और कॉस की वैल्यू सेम, tan और cot की वैल्यू सेम, तो सेक और सेक की वैल्यू सेम, तो साइन एक वैल्यू याद कर लो 1/√2, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2, तो सेक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? √2। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1, तो cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आपको ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएगा? टाइम दीजिए, इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से याद करने की कोशिश करिए। जब अपने माइंड को आप प्रैक्टिस कराते हो ना, तो वो धीरे धीरे क्या होती चली जाती है? हमारे माइंड में फिट होती चली जाती है। आई होप आपको एंगल 45 डिग्री के लिए ये टेबल बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी, आपको ये वैल्यूज लर्न हो गई होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंगल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आपकी बात क्या लेंगे?
हम इसमें एक पहले ऐड कर लेते हैं, इसको नहीं करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे फॉर द एंगल। अब हम ले लेते हैं फॉर एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब हम 30 एंड 60 डिग्री के लिए कैसे वैल्यूज निकालते हैं ये देखते हैं। इसके लिए भी हम एक वो बना लेते हैं ट्राइंगल। ओके, इसको आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। इस बार मैं ले लेती हूँ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं क्या ले रही हूँ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, एक वर्टेक्स से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैं क्या करती हूँ, इसको दे देती हूँ, इसे मान लेती हूँ ए, इसे मान लेती हूँ बी, इसे मान लेती हूँ सी एंड इसे मान लेती हूँ डी। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने क्या कर लिया कि ये जो ए बी है इसको मैंने 2a मान लिया। ओके, और ए सी बी क्या होगा, 2a होगा, और बी सी बी क्या होगा, 2a होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। कोई मुझे अब ये बता दो, मुझे क्या बताओगे, आप अपने दिमाग में सोचो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। वेरी गुड, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री, और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 तो हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। तो इसके जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री। और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये जो मैंने ईडी एडी ड्रॉ किया ये है परपेंडिकुलर। बेटा यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि दो ट्राइंगल बन रहे, ट्राइंगल एबीडी। कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो ध्यान से, ए बी डी और ए सी डी। तो इसमें नोटिस करके बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो ट्राइंगल एबीडी और एसीडी है क्या ये ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, बोलो। यहाँ पे देखोगे अगर कि ये जो एडी है, एडी इक्वल टू एडी क्या है, कॉमन है, राइट ना। और क्या दिख रहा है आपको इसमें, ये जो AB है, AB इज इक्वल टू AC। वाई गिवन है हमें, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल डी पे क्या है, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, आरएचएस। कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल लगा इसमें, आरएचएस। आरएचएस कैसे, आर से राइट एंगल, एच से हाइपोटेन्यूज, एस से साइड, तो हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। ये रहा AB और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज इक्वल 90 डिग्री के अपोजिट एंगल है, ये देखो अपोजिट साइड है, सॉरी 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड AB क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक साइड इक्वल है और ये राइट एंगल हो गया। तो बाय आरएचएस ये जो ट्राइंगल है दोनों ये कैसे प्रूव हो गए, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD। इतना आया। और जैसे ही ये प्रूफ हुए तो बाय CPCT हमारे पास क्या आ गया कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो। इसे मैं अगर एंगल 1 मान लू, इसे एंगल 2 मान लू, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बोल सकती हूँ, बोलो, राइट। और ये जो BD साइड है, BD साइड है, ये BD इज इक्वल टू CD होगी, BD इज इक्वल टू CD। क्या ये होगा, बाय CPCT। बेटा ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये सब इतनी उससे याद नहीं रखना, बस समझिए ये आया कैसे। याद क्या करना है मैं खुद बताऊंगी आपको, बट आपको समझना जरूरी है कि एक्चुअली में वैल्यूज बनाते कैसे हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ठीक है, और BD इज इक्वल टू CD हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और ये पूरा एंगल कितने का है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना कितना करोगे, 60 हो, अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 30 30 डिग्री में ही तो करोगे ना। तो एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री आएगा, एंगल 1 भी 30 डिग्री आएगा और एंगल 2 भी 30 डिग्री आएगा। आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि अगर हमें 60 डिग्री को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम 30 30 में ही करेंगे। वेरी सिंपल। अब देखिए, यहाँ पे एक एंगल बन गया 60 डिग्री, एक एंगल बन गया 30 डिग्री। अब हमारा काम हो गया। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ना, एंगल ए बी डी, इसको बाहर ले लेंगे और इसको लेंगे हम 90 एज पे। कैसे करेंगे? मैं सिंपल सा एक ट्राइंगल बना लेती हूँ और उसमें हम करते हैं, जैसे कि ये, सॉरी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, इसी का यूज कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, मैं इसको पिछले उसमें हमने क्या लिया था, ये ए बी डी, ए बी डी था ना, ए बी डी, तो ये ए है, ये बी है, ये डी। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये 90 डिग्री एंगल है, ओके, इसको हम ले लेते हैं 60 डिग्री और इसे हम ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक, कैसे लिया हमने, एक यूनिलैटरल ट्रायंगल लिया, 202 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया और फिर हमने देखा कि एक एंगल 30 डिग्री आ गया और हमने यहाँ से ये वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, और ये जो देखो पिछली उसमें जाओ, ये वाली ए बी जो साइड है वो कितनी है, 2a है, और अब देखो ये BD और DC इक्वल है और ये क्या है, BC पूरा कंप्लीट 2a है। अगर 2a को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितने में डिवाइड हो जाएगा, a प्लस a में। तो ये जो BD साइड है ये कितनी हो जाएगी, a, और ये जो DC साइड है ये भी कितनी हो जाएगी, a। क्यों? क्योंकि 2a को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो ये जो हमारे पास ये जो ट्रायंगल आया, इसकी जो साइड आ गई वो a आ गई, BD, और ये जो AB साइड आ गई है हमारे पास कितनी आ गई है, 2a। तो क्या हम AD नहीं निकाल सकते? जब हमारे पास BD आ गई, हमारे पास AB आ गई, तो क्या हम AD नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्या लगाओगे कि पाइथागोरस यानी कि ये 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, क्योंकि हमें AD स्क्वायर तो निकालना है। तो 4a स्क्वायर में से माइनस a स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से माइनस a स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर AD। अब 3 का रूट करोगे तो रूट 3 आएगा, रूट लेंगे ना दोनों तरफ, तो एक a स्क्वायर का रूट करोगे तो a आएगा और AD स्क्वायर का रूट करोगे तो AD आएगा। तो AD की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई, √3a आ गई। अब देखो इसको ना याद करने का तरीका मैं बताऊंगी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतनी टेंशन लेनी ही नहीं है। अब आप सोच रहोगे ये इतना लंबा चौड़ा मैम ने क्या बता दिया है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको लर्न कैसे करना है, वो मैं हूं उसके लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अब ये जो AB है वो 2a आ गया, BD a आ गया और AD √3a आ गया। बेटा इसमें कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है, अगर हम इन तीनों साइड्स का रेशियो निकालेंगे, किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो निकालेंगे, देखो यहाँ पे a कॉमन है, तो जब हम किसी भी दो साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो a तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, अगर हम AD बाय BD करते हैं, AD बाय BD करते हैं यानी कि √3a अपॉन a करते हैं, तो a से a कट जाएगा, हमारे पास √3 बचेगा। अगर हम ये AB अपॉन BD भी करते हैं तो 2a अपॉन a करेंगे तो यहाँ से भी a कट जाएगा। यानी कि रेशियो में जो कॉमन चीज होती है ना वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेशियो में जो कॉमन चीज होती है उसका कोई यूज नहीं होता, उसे काट देते हैं। देखते हो ना कि अगर 6 और 8 होता है तो देखो दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो कट ही जाता है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये इस a को ना यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये हो या ना हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ पा रहे हो? अब मैं इसको यहाँ पे 1 मान लेती हूँ, a चला गया ना तो 1 आ जाएगा, तो ये देखो 2 1 √3। तो फॉर द एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेशियो क्या बना, √3, 1, 2।
अब मुझे ये बताओ इसमें से इंपॉर्टेंट है ये किसके लिए रेशियो बना, कौन सी एंगल के लिए, ये हमें याद रखना है ट्रिपलेट, √3, 1 एंड 2, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है बताओ? 2 बड़ा है क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती है, तो इसीलिए 1 2 से छोटी है ना √3, तो 2 क्या है सबसे बड़ा। और हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि ए बी क्या है, 2 है, तो ए बी ऑटोमेटिकली लॉन्गेस्ट है। यहाँ पे जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को, और √3 और 1 रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर एंड बेस। कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, ये डिपेंड करेगा एंगल पे कि हम एंगल 60 डिग्री ले रहे हैं या 30 डिग्री ले रहे हैं। समझ पा रहे हो ना? अब आपको याद कैसे करना है, देखो जब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ऑब्वियस बात है कि अगर एक एंगल, ये तो 90 डिग्री का हो चुका है एंगल डी, अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितने का बन जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा ना। तो 30 डिग्री, अब देखो इसके जो एडजेसेंट साइड है ना ये एडी, इसके साइड में हमेशा √3 आएगा, याद रखना √3 ही आता है। जहाँ 3 से याद रखना, 30 डिग्री √3, 3 इसके बगल में आएगा ये। अगर ये 30 डिग्री इधर भी होता ना तो √3 यहाँ पे आता। ये याद रखना, ये जो 30 डिग्री है इसके जो साइड में ये जो दिया गया है, जो साइड दी गई है, यहाँ पे क्या आएगा, √3 आएगा, उसके बगल में आता है। थोड़ा टाइम लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए। जो 30 डिग्री के ये जो एडजेसेंट साइड है यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, √3 आएगा। ये याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, 3 से याद रखो, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूज है वो बड़ी होगी हमेशा, तो वो कितनी आ जाएगी, 2। अगर हम एंगल सबसे पहले ले लेते हैं 30 डिग्री, फॉर द एंगल 30 डिग्री हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यूज निकाल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, पी डी पी हर हर बोले हम निकालना चाहते हैं 30 डिग्री के लिए। बेटा 30 डिग्री अपने दिमाग में ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल एबीडी, इसे फिट कर लो। अब इसमें चाहे तो आप 30 डिग्री ऊपर रखिए चाहे नीचे रखिए, आपकी मर्जी है। आपके दिमाग में आंखें बंद करिए और सोचिए इस ट्राइंगल को अपने दिमाग में। पेन का यूज नहीं करोगे, ठीक है, पेन का यूज नहीं करोगे, अपना साइड में रखो, पहले इससे अपनी कॉपी में बना लोगे, फिर साइड में रख के अपना ना कुछ भी बैक करके कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे खाली बैठो, अपना आंखें बंद करो और यही ट्रायंगल्स के बारे में सोचा करो कि हमने हाँ वो ट्रायंगल ले रखा है, एक एंगल क्या है 60 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है, 30 डिग्री की जो एडजेसेंट साइड है उसके बराबर में √3 है, हाइपोटेन्यूज 2 है और 1। अब अगर हम एंगल साइन 30 डिग्री ले रहे हैं, अगर हम साइन मतलब जो एंगल 30 डिग्री है उसके लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसकी जो अपोजिट साइड है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस। जो 30 डिग्री के साइड वाली होगी वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, क्योंकि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, 30 डिग्री एंगल ले रहे हैं। तो इस केस में जो √3 है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ आपको ये याद रखना है, आप वैल्यू अपने आप निकाल दोगे। अब यहाँ से जरा वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर निकालोगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो P/H करते हैं, तो P की वैल्यू क्या आएगी, 1, और H हमारा क्या है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, हाफ, 1/2। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालो, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज नीचे तो 2 आएगा ही आएगा, बेस क्या है हमारा इस बार बताइए, बेस है हमारा √3। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, tan 30 क्या होता है, P/B, P/B होता है, परपेंडिकुलर क्या है इस केस में 1, और बेस क्या है √3। तो tan 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। क्या cosec 30 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, cosec 30 की वैल्यू क्या आएगी, H/P, sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, राइट। अब यहां से आप sec 30 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, H/B करो और cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल कर दो, क्या आएगा बोलो। यहां से आपने sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल करा तो 2 आया, sec 30 डिग्री का अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो cos 30 डिग्री की वैल्यू को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्या आएगा, 2/√3। और ऐसे ही 10 नहीं
कॉट कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी रूट। किसका रेसिप्रोकल करा मैंने, इसका, क्योंकि कॉट 30 क्या होता है, बी अपॉन, इसका यूज करके निकाल सकते हो। क्या करना है आपको, सिर्फ ये याद रखना है, √3, 1 और 2। अगर आप 30 डिग्री का एंगल ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। और कैसे पता करोगे, ये मैंने बता दिया। 30 डिग्री के जो साइड वाली, जो एडजेसेंट साइड होगी, वो क्या होगी, √3, 3, 3। 3, 3 हमेशा साथ में रहेंगे, याद रखना। 3, 3 हमेशा साथ में रहेंगे, और 60 के बगल में आएगा, एडजेसेंट साइड पर आएगा 1, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बोलिए, आया ना इतना आपको। क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है 60 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के लिए क्या होगा, सोचिए। 60 डिग्री के लिए कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। अब हम निकाल रहे हैं 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बताइए। अब हम 60 डिग्री ले रहे हैं, तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है, 60 डिग्री की जो एडजेसेंट साइड है, ये वाली, ये क्या हो जाएगा, बेस। यानी कि 1 क्या हो जाएगा, बेस। और इसके अपोजिट साइड कौन सी है, एडी, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बस उल्टा हो जाएगा। 30 डिग्री में क्या था, परपेंडिकुलर 1 था, बेस क्या था, √3 था। इस केस में उल्टा हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, साइन 60 डिग्री की, सॉरी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन H। परपेंडिकुलर क्या है, √3, H क्या है, 2, निकल गई, इजी है। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालो। cos 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, 1, और h की वैल्यू क्या है, 10 क्या होता है, p बाय b। p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √3, और बेस की वैल्यू क्या है, 1। तो हमारे पास tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ठीक है। cosec 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, sin 60 डिग्री का रेसिप्रोकल कर दोगे, क्या आ जाएगा, 2 बाय √3। और sec 60 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो cos 60 का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। और cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा, cot 60 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा tan 60 डिग्री का, तो क्या आ जाएगा, 1 बाय √3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास आ गई 60 डिग्री के लिए वैल्यूज आ गई। ठीक है। तो आपको इनकी वैल्यूज को याद कैसे करना है, या तो आप ये वाला रेशियो मेथड याद रखिए कि ये एक्चुअली में आया कैसे है, √3, 1, 2, और ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी किसी भी चीज की। आपको सिर्फ ये तो आपको याद ही होगा। अगर आपको ये चीज लर्न हो गई एक बार, और 45 डिग्री के लिए बताइए क्या रेशियो था, 1,1,2। ट्रिप्लेट याद कर लो कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए कौन सा ट्रिपलेट होगा, और 45 डिग्री के लिए कौन सा ट्रिपलेट होगा। बस आपको सिंपल ये याद रखना, ऑटोमेटिकली आपको सारी वैल्यूज लर्न हो जाएंगी, आप अपने आप बना सकते हो। ठीक है। अब अब क्या करोगे, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम कैसे लर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 0 डिग्री के लिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का नहीं है, सिर्फ सबसे पहले हम कैसे ये देखेंगे कि 0 डिग्री के लिए कैसे हम याद रखते हैं, और क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम कैसे वैल्यूज निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ABC। ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, हमने ये जो साइड थी AC, इसको हमने, इसका एंगल को क्या करना चाहा, हमने एंगल कम करते चले गए। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमने 60 डिग्री का एंगल लिया, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते, कम करते हुए चले गए, कम करा हमने, रिड्यूस करा। ठीक है। हम थोड़ा क्या करते जा रहे हैं, हम इस एंगल को घटाते जा रहे हैं, सॉरी, हमें इसको 0 डिग्री करना है ना, 0 डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक ये बिल्डिंग थी BC, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा था, ठीक है, और वो यहाँ पे सबसे टॉप पे देख रहा था। फिर उसने थोड़ा सा और नीचे देखा, और नीचे, यानी कि पहले वो अपना ऐसे
करके अपने मुंडे को थोड़ा-सा ऊपर करके देख रहा था। धीरे-धीरे, 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 धीरे ये जो उसने अपना एंगल बना रहा था वो धीरे-धीरे कम करता चला गया। ठीक है? तो उसने क्या किया, अब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखो कम किया, कम किया, कम किया, कम किया। तो वो बहुत ही कम करते हुए चला गया, यानी कि उसने अब बिल्कुल वो सीधे देखा है स्ट्रेट। यानी कि एप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल कर दिया उसने इस एंगल को 0 डिग्री के इक्वल कर दिया। यानी कि ये जो एसी साइड थी वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो चुकी है? एबी। ये देखो लास्ट वाला ट्रायंगल देखो कि ये जो एसी साइड थी ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो चुकी है? एबी के साइड के इक्वल हो चुकी है। और ये जो साइड बीसी थी, ए वाली बीसी साइड जो थी वो कंप्लीटली ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो चुकी है। ये जो ट्रायंगल है, अगर हम इसका एक एंगल को 0 डिग्री बना देंगे, यानी कि जो कि हम इसमें कर चुके हैं, इस वाले ट्रायंगल में कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि ये जो एसी है ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगी? एबी के इक्वल हो जाएगी। और ये जो बीसी साइड थी ये ऑलमोस्ट नियरेस्ट, कंप्लीटली 0 तो नहीं हुई है, बट हम ऐसा मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल हो गई ये जो बीसी साइड है, क्योंकि हमने इसको पूरा कंप्लीटली क्या कर दिया? कम। क्योंकि अगर हम इसको 0 डिग्री का एंगल बना देंगे तो ऑलमोस्ट ये इसी वाली साइड को टच कर देगा, एबी साइड जो एसी है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? जो AC इज इक्वल टू एबी हो गया और BC इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इस केस में हम कैसे निकालेंगे साइन और ये सब जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? तो इसमें भी हम P B P H H हर भूले करेंगे। तो हम साइन 0 डिग्री की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं तो P अपॉन H होता है, राइट? P अपॉन H होता है। तो यहाँ पे ये देखो 0 डिग्री है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? AC। मुझे ये बताओ ये जो BC है ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो चुका है? 0 के इक्वल हो चुका है। 0 के इक्वल हो चुका है ना। और AC AC रहेगा, या AB भी लिख सकते थे आप, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, अप्रॉक्स है, नियरेस्ट। सिमिलर का साइन नहीं है, यहाँ पे मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल है। ठीक है, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो 0 के इक्वल होती है। ये आपको समझ में आ रहा है कि 0 के इक्वल कैसे है? कि क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर था बीच की साइड वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो चुकी है? वो 0 के इक्वल हो चुकी है, क्योंकि हमने उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है। cos 0 की वैल्यू निकालो। cos 0 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी अपॉन एच, बी की वैल्यू क्या है? AB। और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो AB इज इक्वल टू AC, अप्रॉक्स दोनों इक्वल ही है। तो क्या ये 1 नहीं आ जाएगा? अगर AB और AC दोनों इक्वल हैं तो ये कट जाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा? 1। तो cos 0 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। अब देखिए क्या आप tan 0 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री की वैल्यू कैसे आ जाएगी? तो साइन अपॉन कॉस करते हैं ना, बोलिए। tan 0 डिग्री जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है ना, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। बट ये कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1। तो 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो tan 0 की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास? 0 आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप लोग क्या उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते कॉट की? भाई कॉट 0 डिग्री आपको याद किसकी करनी है? आपको साइन और कॉस की याद करनी है। आप सारी रेशियोज खुद निकाल लो। अगर आपके पास साइन 0 डिग्री, आपको क्या याद रखना है? 0। कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपने दिमाग में सोचो कि हमने क्या किया, हमने 0 डिग्री का एंगल बनाया। 0 डिग्री का एंगल बनाने पे जो परपेंडिकुलर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। और जो साइन 0 डिग्री होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर परपेंडिकुलर ही 0 बन गया तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि जो इसका बेस है जिसपे हम खड़े हुए ग्राउंड पे, और जो हमने एंगल बना दिया, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज थी वो दोनों इक्वल हो गए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1, और दोनों इक्वल हो चुके हैं तो दोनों कट जाएंगे और उनका रेशियो क्या आ जाएगा? 1। समझ गए? तो cos 0 की वैल्यू 1, तो वहां से डायरेक्ट साइन 0 और cos 0 की वैल्यू को समझ लो और सारी रेशियो खुद आ जाएंगी फिर।
tan 0 की वैल्यू निकालो, sin अपॉन cos होता है, तो sin की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो 0 अपॉन 1, 0 अपॉन समथिंग कुछ भी होता है तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हमने cot 0 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें पता है cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। ठीक है, तो अगर हम इसका 0 का रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 1 अपॉन 0 करेंगे, यही तो मतलब हुआ, ये न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में चला गया, तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप क्या यहां से तो sec 0 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, बोलो। cosec 0 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, वेरी गुड। साइन का होता है तो 1 अपॉन 0, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब अगर यहां से मैं बोलूं, अब आप मुझे निकाल के दिखाओ सेक 0 डिग्री की वैल्यू, क्या निकालोगे, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, चांद पे जाना सेकंड्स की बात है, याद होना चाहिए आपको तुरंत। अगर 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1। कितना सिंपल था, 0 डिग्री। 0 डिग्री में बस आपको याद क्या रखना है, आपने एंगल को 0 बना दिया है, परपेंडिकुलर बिल्कुल 0 हो चुका है, और बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हो चुके हैं। आपको ये याद रखना है कि जो परपेंडिकुलर है वो ऑलमोस्ट 0 हो चुका है और बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हो चुके हैं। सिंपल सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा आपको। आई होप आपको ये 0 डिग्री के लिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 90 डिग्री। अब हम 90 डिग्री के लिए क्या करते हैं, अब देखो 0 डिग्री के लिए हम उसी पॉइंट पे खड़े थे, ए पे, ना हम आगे गए ना पीछे गए, हमने वहीं से खड़े खड़े ही क्या किया, एंगल को 0 करते हुए चले गए। हमने नीचे देखते हुए चले गए, नीचे नीचे आते हुए चले गए और हमने परपेंडिकुलर को ऑलमोस्ट 0 कर दिया और हाइपोटेन्यूज और बेस को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए देख लेते हैं, वेट, ये देखिए 90 डिग्री के लिए भी हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे एबीसी। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे हम क्या करते चले जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स बी, ये जो बी है ना, बी की तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम ए पर थे, ठीक है, हम कुछ एंगल बना रहे थे, फॉर एग्जांपल हम 30 डिग्री एंगल बना रहे थे और हम धीरे 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 हम बी की तरफ क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये एंगल के लिए कौन सा एंगल है, ये फॉर एंगल 90 डिग्री। आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि 90 डिग्री में हम क्या कर रहे हैं, हम एक जगह पे खड़े थे, हम धीरे 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 हम टुवर्ड्स द बेस, जहां से हम देख रहे हैं उसके बेस की तरफ हम क्या होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे हम ए से हमने स्टार्ट करा और हम ए से थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखो इस पॉइंट पर थे, इस वाले पॉइंट पर थे, हम आगे आ गए, फिर हम धीरे 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 देखो सेकंड ये वाला थर्ड वाला ट्रायंगल में हम थोड़ा और आगे आ गए, हम थोड़ा और आगे आ गए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एंगल बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे 30 था, यहाँ पे कुछ 35, 40, 45, फिर धीरे 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 जो लास्ट केस आएगा ये वाला ट्रायंगल, देखो लास्ट केस में क्या होगा, हम डायरेक्टली जहां से ये जो लाइन बन रही थी, जो हमारा बेस था, हम उस तक पहुंच जाएंगे। जैसे हम उस तक पहुंचे तो वो एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री के एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से 90 डिग्री था और जैसे जैसे हम इसके पास चले जाएंगे तो ये खुद भी क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। यानी कि हमने एंगल, ये जो ए था, ए पॉइंट को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, हम पास आते गए आते गए आते गए और क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो इस केस में हुआ क्या, बताइए, कि जो हाइपोटेन्यूज था वो किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया, और इस बार जो बेस है वो किसके इक्वल हो गया, 0, नियरेस्ट टू 0। यानी कि जो बेस है वो हमने बिल्कुल आगे आगे बढ़ बढ़ के हमने क्या कर दिया, उसको बेस को 0 कर दिया और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। 0 डिग्री में क्या था, परपेंडिकुलर को हमने ऊपर देख रहे थे, हम धीरे धीरे हमने नीचे आ गए तो हमने परपेंडिकुलर को 0 कर दिया और बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल थे। हाइपोटेन्यूज कभी 0 नहीं होगा, ये याद रखना, या तो इधर हम परपेंडिकुलर को 0 करेंगे या बेस को 0 करेंगे। इस केस में क्या 0 कर रहे हो, ये याद रखना, 0 डिग्री के केस में हम परपेंडिकुलर को वो कर रहे थे 0,
और 90 डिग्री के केस में हम किसे जीरो कर रहे हैं, हम बेस को जीरो कर रहे हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, चल के हम बेस तक आ जा रहे हैं, तो हम बेस को क्या कर दे रहे हैं, बेस पे चल रहे हैं, बेस पे चल के हम उसको क्या कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं। अगर आपको ये चीज पता चल गई होगी तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। साइन 90 देखो, साइन 90 डिग्री क्या होता है, E अपॉन एच होता है। अपनी कॉपी में बेटा, अपनी कॉपी में जरूर लिखोगे वरना भूल जाओगे। तो P अपॉन एच होता है परपेंडिकुलर क्या है, P और H दोनों क्या है, इक्वल है। P और H क्या है, दोनों इक्वल हो चुके हैं। अगर दोनों इक्वल हो चुके हैं तो दोनों कट जाएंगे और क्या वैल्यू देंगे हमें, हमें 1 देंगे। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ऐसे ही आप लोग कॉस 90 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट इस केस में जो बेस है वो क्या आ चुका है, 0, तो 0 अपॉन एच क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या आ गई, 0। बस साइन 90 की वैल्यू याद रख लो, कॉस 90 की वैल्यू याद रख लो। बात सिंपल सी, बात सिंपल सी है कि या तो ये दोनों को याद रखो, आप सारी वैल्यू निकाल दोगे। अब tan 90 की वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे, निकालो। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, बताओ, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता है। तो tan 90 की वैल्यू क्या आ गई, नॉट डिफाइन। और यहां से आप कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होगी। और यहां से निकालो सेक 90 डिग्री की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल करोगे, 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन 0 आएगा, और यह होता है नॉट डिफाइंड। क्या निकल गई सबकी वैल्यू। तो हमने 45 डिग्री एंगल के लिए भी सीख लिया। 45 अब रिवाइज करो मेरे साथ साथ, ठीक है। अपना पेन पेपर अपने साइड में रखो, कॉपी को साइड में रखो, और अब सोचो, हमने सबसे पहले पढ़ा 45 डिग्री एंगल के लिए रेशियोज निकाली, ठीक है। 45 डिग्री में क्या होता था, एक ट्राइंगल था जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री था ही, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, और बाकी के दो एंगल 45 डिग्री थे। तो हमारे पास उसका जो ट्रिपलेट बन रहा था वो क्या बन रहा था, 1 1 √2। जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 है, परपेंडिकुलर और बेस 1 1 है, ठीक है। तो उससे फिर हमने क्या करा था, हमने वैल्यूज निकाली थी, जिसमें कि साइन और कॉस की वैल्यू सेम थी, tan और कॉट की वैल्यू सेम थी, कोसेक और सेक की वैल्यू सेम थी। साइन और कॉस की वैल्यू क्या आई थी 45 डिग्री से, 1 अपॉन √2। tan और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी, 1। कोसेक और सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी, √2। बिल्कुल ठीक, 45 डिग्री हमारे दिमाग में छप गया है। अब हम आए 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। 30 60 डिग्री के लिए हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, जिसकी साइड को हमने 2a माना, फिर उसको एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ठीक है। फिर हमने उन जो दो ट्राइंगल्स हमारे बने उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हमने उसमें से एक ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया। कौन सा ट्राइंगल बना वो, एक उसमें एंगल 60 डिग्री था, एक 30 डिग्री था। और 30 और 60 डिग्री के लिए जो हमारे पास ट्रिपलेट बना वो क्या बना, हमारे पास बना √3, 1, 2। जो यहाँ पर 2 है वो है हाइपोटेन्यूज, समझ पा रहे हो। 2 क्या है, हाइपोटेन्यूज है। उसके लिए फिर हमने वैल्यूज निकाली थी, साइन 30 डिग्री से लेके कॉट 30 तक, फिर हमने साइन 60 से लेके कॉट 60 तक वैल्यू निकाली थी। इसमें हमने निकाल दिया था कि 30 डिग्री के जो साइड वाली जो एडजेसेंट साइड होगी वहां पे √3 आएगा, क्योंकि 3 3 साथ में रहते हैं। तो साइन 30 डिग्री के केस में जो बेस होगा वो क्या होगा, √3 होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 होगा। और 60 डिग्री के केस में क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा होगा, √3 होगा, और बेस क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि 60 के साइड में क्या है, जो उसकी पास वाली साइड है वहां पे बेस क्या है, 1 है, ठीक है। फिर हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए पढ़ा। तो 0 डिग्री में क्या था, हम 0 डिग्री में परपेंडिकुलर को 0 बना दे रहे थे, और 90 डिग्री में हम क्या कर दे रहे हैं, हम बेस को 0 बना दे रहे हैं। जो बाकी की दो जो साइड बची वो इक्वल हो जा रही है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल दे रहे हैं, बाकी की खुद वैल्यू हो जाएंगी। ऐसे ही आप हर एंगल के लिए कर सकते हो। आप 30 डिग्री के लिए वैसे निकाल सकते हो, आप 45 डिग्री के लिए भी ऐसे निकाल, 60 डिग्री के लिए आप साइन और कॉस की वैल्यू याद करो, खुद के खुद सारी वैल्यूज आ जाएंगी।
ठीक है ना। तो ये था हमारा जो बेसिक था कि आखिर में ये वैल्यूज हमने निकाली कैसे, आई कैसे, ये था कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज अभी इतने अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप टेबल के थ्रू याद कर सकते हो। आपको करना ये है, आपको करना क्या है, अब टेबल को याद करने का दूसरा तरीका। अब हम सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम विद इन 2 to 3 मिनट्स अपने एग्जाम शुरू होने से पहले कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपको टाइम मिलता है ना, तो आप क्या करोगे, आपको वो जो मैंने आपको मेथड बताया है, इससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, वो आपको देख लेना है, समझ लेना है, एक बार बस अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, समझ में आता है ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत मेथड है याद करने के। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको अब क्या करना है, अब आपने सोचा यार इतना कुछ हम नहीं याद रख सकते, तो हम क्या, आपको करना क्या, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेनी है। आपको वैसे तो लर्न नहीं होगा, ठीक है, फिर आपको बार बार इसे क्या देखनी पड़ेगी, हर एक वैल्यूज देखनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो आप टेबल बनाने के लिए क्या करोगे, आप अपने, जब भी आप एग्जाम दोगे या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो सामने तो टेबल होगी आपके, पर जब इन एग्जाम्स, जब आप क्वेश्चन करने से पहले क्या बनाओगे, अपनी एक टेबल बना लोगे, एक पेपर पे, रफ पेपर पे क्या बना लोगे, टेबल। तो टेबल बनाने के लिए आपको सिर्फ किसकी वैल्यू लर्न करनी है, आपको सिर्फ साइन ए की वैल्यू लर्न करनी है, साइन की वैल्यू लर्न कर लो, बाकी खुद पे खुद सारी टेबल लर्न हो जाएगी। मैंने क्या बोला, सिर्फ ये याद कर लो, 0 से 1 मैंने बताया था, जो साइन और कॉस की वैल्यू रहती है वो इधर 1 हो सकती है और लेस देन 1। तो साइन, अब देखो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम साइन की वैल्यू किससे स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, और 0 डिग्री के लिए 0 होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट करें तो साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। 0 से फिर क्या आई, हाफ आई, 0 से किस पे पहुंच गई, धीरे धीरे बढ़ रही है, हाफ आई, और हाफ 1/2, तो 1/2 के बाद उसके ऊपर रूट लगा दो, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या करोगे, उससे √2 का एक बढ़ा दो, √3 होगा, √3 को ऊपर पहुंचा दो, नीचे 2 ही रखो, √3/2। फिर लास्ट में क्या होगी, 1 होगी। तो आपको इसकी वैल्यू याद कर लेनी है, अभी करो याद। 0 करा, फिर 1/2 कर दिया, 2 के ऊपर रूट लगा दिया, 1/√2, √2 का एक आगे क्या कर दिया, बढ़ा दिया, √3 ऊपर पहुंच गया, और नीचे 2 ही है, √3/2, और फिर लास्ट में 1। रिपीट करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। दोबारा रिपीट करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आंखें बंद करके आपको रिपीट करना है, ठीक है। अब फिर दोबारा रिपीट करो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। हो गया लर्न। अब क्या करना है, अब जैसे ही आपने ये लर्न किया, तो आप यहां से जो 90 डिग्री से है, इसका रिवर्स लिख दो, यहां से cos a की वैल्यू देखो, यहां से रिवर्स लिख लो। ये जो 1 है ना, 1 को सबसे पहले लिखो, फिर √3 को उसके बाद, फिर 1/√2, 1/2 एंड 0। यानी कि जो ऊपर लिखा है, इसका ही रिवर्स करके cos a में लिख दो। इतना कर दोगे, ये जो आपने ऊपर लर्न करा है, इसी का ही रिवर्स करके नीचे लिख दो। ये लिख दिया आपने इधर, इसी का तो रिवर्स है ना, देखो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है ना। अब tan a की वैल्यू निकालनी है, tan a की वैल्यू या तो डायरेक्ट लर्न कर लो, इजी पड़ेगा, अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं। तो tan a की वैल्यू क्या होती है, हम सबको पता है, tan a की वैल्यू होती है sin a/cos a। तो बस करना कुछ नहीं है, इसको इससे डिवाइड कर दो, 0 बाय, जब आप टेबल बनाओगे ना, तो बस यहां से इसको डिवाइड करते चले जाना। तो देखो 0/1, 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। अब देखो यहाँ पे आपको अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये जो बीच वाले हैं, मिडल वाले, इनकी मल्टीप्लाई होती है, और जो एक्सट्रीम्स है उनकी मल्टीप्लाई होती है। ये जो ऐसे लिखा है ना, 1/2 √3/2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो ये 1 × 2 और 2 × √3, तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, 1/√3। यानी कि इससे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो 1/√2, ये भी 1/√2, दोनों का रेशियो निकालोगे, साइन अपॉन कॉस से करोगे तो ये दोनों ही कट जाएंगे ना, तो क्या आई हमारे पास वैल्यू, 1 आई। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो √3/2 था, और इसको 1/2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ये ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई।
और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। बिल्कुल ठीक है। जब आप टेबल बनाओगे फटाफट आप ऐसे याद कर लोगे। ठीक है। अब ये जो 10a है, 10a किसका रेसिप्रोकल होता है? बताइए। 10a किसका रेसिप्रोकल होता है? cot a का। तो अब 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल करो, √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। और ये देखिए नॉट डिफाइंड था। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? 1/0। तो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 0 पर चला जाएगा। आपकी बार ये क्या आ गया? 0। समझ में आया? अब कोसेक ए को देखो। कोसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल 1। और सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो 1 का रेसिप्रोकल 1। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। वेरी सिंपल। ये आप टेबल आसानी से याद कर सकते हो। इसमें आपको बस ये रहेगा कि आप टेबल आपको बनानी पड़ेगी हर बार जब भी आप क्वेश्चंस करोगे। आपको वैसे वैल्यूज अगर आपको लर्न नहीं करनी, आपसे नहीं होती लर्न, आपको समझ में नहीं आता, तो आप ये टेबल बना सकते हो आराम से। ठीक है। इसके और भी मेथड्स है, और भी आपको इसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। लाइक ये हैंड मेथड भी है, बट उसमें भी आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। वो भी आपके दिमाग से कभी भी निकल सकते हैं। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो जा भी सकते हैं, दिमाग से नहीं भी जा सकते। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं याद करने में। तो जिसको जो मेथड अच्छा लग रहा है उसको आप पकड़ लो, पर आपको बेसिक्स तो जरूर पता होने चाहिए कि आखिर में हमने ये वैल्यूज निकाली कैसे। क्योंकि अगर तब जब हमें बेसिक्स पता होते हैं तब हम इजिली ट्रिक्स को भी याद कर पाते हैं। ठीक है बेटा। अब अगर आपको ये टेबल, अब जैसे मैंने इस मेथड से आपको ये टेबल बताई, आपको लर्न हो गई होगी। ठीक है। तो क्या हम इसकी एक बार प्रैक्टिस कर ले बनाने की? मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अब जैसे कि ये टेबल मैंने बना रखी है, ठीक है। इसमें मैं एंगल ए ले लेती हूँ। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाए और मैच करें। ठीक है। अब यहां से ये साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, और ये हो गया हमारा कॉट ए। ठीक है। चलिए, हमने कैसे याद करी थी? साइन 0 डिग्री से 0 होता है। साइन 0 डिग्री पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0। फिर हमने उसको बना दिया हाफ। फिर हाफ 2 था ना, 2 को √2 बना दो। √2 से एक ज्यादा कर दो, √3। और 2 को ऐसे रहने दो। और cos 90 पे 1। और cos ए के लिए इसका क्या कर देते हैं हम? रिवर्स 1। √3/2, 1/√2, 1/2। एंड ये हो गया 0। टेन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। तो 0/1 0 हो गया। 1/2 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3। रेसिप्रोकल नहीं, डिवाइड करेंगे। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो हमें क्या मिलेगा? 1/√3। क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो हमें 1 मिलेगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो हमें √3 मिलेगा। 2 से 2 कट हो जाएगा। एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अब कोसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। √2 का 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। इसका रेसिप्रोकल 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो 1 का रेसिप्रोकल 1। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। Cot is the reciprocal of Na. तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। एंड नॉट डिफाइंड को हम का क्या मतलब है? नॉट डिफाइंड का 1/0। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 0। वेरी विद इन 2 to 3 मिनट्स आप ये टेबल बना सकते हो। देखो, आपको ये मेथड भी आना चाहिए। इन केस अगर आप भूल जाते हो कि जैसे कि क्या होता है कि निकल जाते हैं बच्चे, भूल जाते हैं, एकदम से नहीं आता उनको, तो आप ये टेबल बना लो। ठीक है। क्रॉस चेक कर लो। और प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपके दिमाग में ये वैल्यूज फिट हो जाए।
है ना बच्चों। ये जो बच्चे आगे चल के मैथ्स लेने के बारे में सोच रहे हैं ना कि हम एडवांस मैथ्स लेंगे, तो बेटा जो मैंने आपको बेसिक मेथड बताया ना, आपको जरूर वो समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे चल के आपके लिए वो बहुत ही जो होता है ना, बहुत ही फायदेमंद आपके लिए साबित होंगे, आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपके जो आगे के कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो चीज आपको बहुत अच्छे से आएगी आगे। ठीक है, आगे आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आपने वो बेसिक समझ लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ये कहाँ से मैंने इनका जो ओरिजिन है, हम इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, अगर आपको ये समझ में आया होगा। आई होप सो। आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए, बार बार रिवाइज करिए। जो मैंने आज पढ़ाया है आप उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और घर में बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।